हेलो बच्चों, मैं आपका भूगोल शिक्षक आपके बीच मौजूद हूँ। आपके साथ हम घर में हैं, कुशल हैं। आइए हम बात करते हैं कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक से चैप्टर 1 लेकर आए हैं संसाधन और विकास के बारे में, जिनमें सबसे पहला वर्ड ही आप पहले समझेंगे, संसाधन। वह प्रत्येक वस्तु जो मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो वह संसाधन कहलाता है। आपके हाथ में पेन है, कॉपी है, आपके कपड़े हैं, जूते चप्पल हैं, पेड़ पौधे हैं, कुर्सियाँ, टेबल वगैरह वगैरह, ये सारे संसाधन हैं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं किसी न किसी माध्यम से। आप कलम से लिखते हैं, किताब से पढ़ते हैं, कपड़े पहनते हैं, वो आपके लिए यूजफुल हैं। हम इसे संसाधन कह सकते हैं। संसाधन प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित होते हैं, परंतु संसाधन वास्तविक में संसाधन तभी कहलाएगा जब वह मानव हस्तक्षेप उस पर हुआ हो। जब तक मानव उसे संसाधन योग्य नहीं बनाएगा तब तक वह संसाधन मान्य नहीं है। अर्थात मानव ही संसाधन का केंद्र बिंदु है। कोई भी कोयले की खान, सोने की खान मात्र पत्थर है जब तक उसे मानव यूज न करे। समझ रहे बात को? इसलिए संसाधन मानव पर निर्भर है। जब तक मानव उस पर अपना क्रिया प्रक्रिया ना करे तब तक वह संसाधन किसी काम का नहीं है। बात करेंगे संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में। तो संसाधनों का वर्गीकरण कई तरह से कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव। अब ये जैव संसाधन क्या है? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन जिनमें जीव हो, जैसे पेड़, मनुष्य या मानव, जीव जंतु आदि। अजैव पत्थर, लकड़ी आदि। जैव संसाधन जिनमें जान हो, जो सजीव हो, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जीवों द्वारा प्राप्त होते हैं वैसे संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। और अजैव संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं द्वारा प्राप्त होते हैं, जिनमें जान नहीं होती, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। उसी तरह हम बात करेंगे समप्यता के आधार पर, यानी कि खत्म होने के आधार पर। तो समप्यता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय वैसे संसाधन को कहते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके, और अनवीकरणीय संसाधन उन्हें कहते हैं जो दोबारा नहीं बनेंगे। क्लियर है सबको? नवीकरणीय वैसे संसाधन होते हैं जो पुनः प्राप्त हो जाते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय खनिज, ईंधन वगैरह हैं जो एक बार यूज हो जाएंगे तो दोबारा नहीं बनेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम स्वामित्व के आधार पर, यानी मालिकाना हक जिसको बोलते हैं। स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन होते हैं, सामुदायिक संसाधन होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो किसी व्यक्ति का हो, उसका पर्सनल हो, खास उसी का हो, जो जिस पर उसका मालिकाना हक हो। और सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन को कहेंगे जिसमें समूह को लाभ हो, जैसे आपका बस स्टैंड, वो सामुदायिक है। आपका स्कूल सामुदायिक संसाधन है।
और राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जो राष्ट्र के धरोहर हैं उसे हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिस पे पूरे विश्व का अधिकार हो। समुद्र के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हैं जिसमें सभी देशों का अधिकार होता है। उसी तरह आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे विकास के स्तर पर। तो विकास के स्तर पर हम संभाव्य संसाधन का नाम ले सकते हैं। उसके बाद विकसित भंडार, उसके बाद संचित कोष, अर्थात वैसे संसाधन जो हैं लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं करने, संभावित संसाधन है, आने वाले भविष्य में हम उसका प्रयोग करेंगे। विकसित संसाधन वैसे संसाधन हैं जो वर्तमान में प्रयोग में हैं, यूज हो रहे हैं। और संचित संसाधन वैसे संसाधन हैं जो आने वाले भविष्य में उनका हम प्रयोग करेंगे, लेकिन अभी उनका प्रयोग आरंभ नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे संसाधनों के विकास के बारे में। तो आप एक बात नोट कर लेंगे, संसाधनों का विकास उसका उचित उपयोग ही होता है। क्योंकि संसाधनों को रखकर हम अपना विकास नहीं कर सकते हैं, तो अपना विकास करना है तो संसाधनों को तो प्रयोग में लाना ही होगा। और यदि संसाधन प्रयोग में लाएंगे तो उसी को उचित प्रयोग में लाकर हम संसाधन को बरकरार रख सकते हैं, आने वाली कई पीढ़ियों तक उसे पहुंचा सकते हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का जो बचाव है, जो संरक्षण है, वो बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए समय समय पर विश्व स्तर पर कई सम्मेलन भी हुए हैं कि संसाधनों का बचाव हो। इसमें आपका नाम आएगा संसाधन संरक्षण हेतु रियो में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था जो 1992 में हुआ था, जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे और उन्होंने एजेंडा 21 पर अपनी सहमति बनाई थी, जिसमें संसाधनों के संरक्षण से लेकर उसके सतत पोषणीय विकास के बारे में चर्चा की गई थी और सबकी सहमति से इसे लागू भी किया गया। इसके उद्देश्य 21 हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया एजेंडा 21। ये किताब में भी दिया हुआ है, आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन की उपलब्धता बहुत ही आवश्यक है। कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य, कोई भी देश उसके संसाधन पर निर्भर करता है कि वहाँ पे क्या क्या संसाधन है। संसाधन से उस राष्ट्र, उस राज्य की प्रगति तय होती है। यदि उसका उचित उपयोग हो तो राष्ट्र आगे बढ़ेगा, अगर गलत उपयोग हो तो राष्ट्र या राज्य नीचे गिरेगा, उसकी उत्पत्ति नीचे होगी। हम बात करेंगे संसाधन के नियोजन की, यानी उसके प्लानिंग की। संसाधनों का नियोजन बहुत ही ज़रूरी है। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे कुछ विशेष संसाधन अधिक मात्रा में है, तो हम उसको तरीके के साथ उसको बचाव करते हुए दूसरे जगह पर भी उस संसाधन का पहुँच बना सकते हैं। अर्थात हम संसाधन का अच्छे से प्लानिंग करके अच्छे से यूज अगर करेंगे तो ये काफ़ी समय तक हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। संसाधन को संरक्षित करके हम अपने आने वाली पीढ़ी को इससे लाभान्वित कर सकेंगे। संसाधन भरपूर मात्रा में हमारे भारत में, हमारे देश में या पृथ्वी पर, परंतु लालची लोगों के लिए यह कभी पूरा नहीं होगा। खाने पीने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन कहावत है जो गांधी जी ने कहा था, पेट भरने के लिए है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। अर्थात संसाधनों का हमें उचित उपयोग करना है ताकि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसका लाभ ले सकें।
और वो आने वाली पीढ़ियों तक इसका लाभ पहुंचा सकें। कल हम संसाधनों के अगले भाग में प्रवेश करेंगे, भू संसाधन यानी मृदा संसाधन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। आप इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे और इसका फीडबैक ज़रूर देंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद।